तो हमें इसमें क्या क्या करना है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़नी है वो है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसे संतुलित की जाती है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले आते हैं परिवर्तनों के बारे में। तो हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, है? हम बर्फ, पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, बर्फ बन जाती है। फ्रीजर में रख देते हैं तो बर्फ बन जाती है। पानी को गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, भाप बन जाती है। दूध में दही मिला करके रख देते हैं तो क्या होता है, जम जाता है, दही जम जाता है, दही जम जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन, लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस तरह की चीजें बनती। तो कई प्रकार के इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं वो हमारे आसपास सब होते रहते हैं। और भी कई तरह, बहुत तरह के परिवर्तन हम अपने आसपास देखते रहते हैं ना। तो ये जो भी परिवर्तन होते हैं, इन सभी परिवर्तनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, देखो जिसमें जो भी परिवर्तन होते हैं तो हम आसपास देखते हैं, इनमें दो प्रकार की चीजें देखते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो किसी कारण से परिवर्तन हुए, लेकिन अगर वो कारण ना हो तो फिर पहले जैसे हो जाती हैं चीजें। जैसे पानी को हम ठंडा कर दें तो वो बर्फ बन जाती है, लेकिन अगर हम बर्फ को फिर गर्म कर दें तो क्या होगा, फिर से पानी बन जाएगा। या ना गर्म करें तो उसको बाहर ही निकाल के रख दें अगर फ्रिज से, तो क्या होता है, वातावरण का तापमान ग्रहण करके वो बर्फ पिघल जाती है और फिर से पानी बन जाता है। तो हाँ, तो ऐसा होता है कि पानी से बर्फ कैसे बनी, ठंडा करने पर। तो कारण क्या हुआ, ठंडा करना। इस ठंडेपन के कारण को हटाएंगे कैसे, इसका उल्टा काम करके, यानी गर्म करके, यानी उसको तापमान दे करके। तो जब हम कारण हटाते हैं तो पदार्थ जो होता है वो फिर पहले जैसा हो जाता है। एक कटोरी में हम मोम को लेकर के पिघलाएं तो क्या होगा, वो ठोस से द्रव अवस्था में आ जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक, यानी मोम को अगर हम गर्म करें कटोरी में लेकर के तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर उसको हम फिर से ठंडा कर दें तो वो फिर से जम जाएगा, फिर से ठोस अवस्था में पहले जैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें जो किसी कारण से परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन वो कारण हटा लेने पर वो परिवर्तन फिर से वापस पहले जैसा हो जाता है पदार्थ। तो ऐसे परिवर्तनों को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें वस्तुओं के रंग, आकार, भौतिक अवस्था, ताप आदि में किसी भौतिक कारण की वजह से, भौतिक गुणों में अस्थायी रूप से स्थायी रूप मतलब होगा तो परमानेंट, अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, जल का भाप बनना, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन होता है। जब तक बल्ब में बिजली प्रवाहित होती रहती है, बल्ब चमकता रहता है तेजी से और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है। लेकिन अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दें, उसका स्विच ऑफ कर दें तो क्या होता है, बल्ब फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो बल्ब का जलना भी क्या है, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। यानी भौतिक परिवर्तन, एक बार पुनः सुन लो कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी कारण से, किसी भौतिक कारण से वस्तुओं के रंग, आकार, उनकी अवस्था, उनके गुणों आदि में कुछ परिवर्तन कुछ समय के लिए हो जाता है, परंतु कारण हटा लेने पर पदार्थ अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रंग, रूप, गुण, भौतिक अवस्थाएं हमेशा के लिए बदल जाती हैं और एक नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बन जाता है। इसमें एक खास बात यही है कि इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके सभी गुण जो होते हैं वो उसमें विद्यमान रहते हैं। भौतिक परिवर्तन में सभी गुण विद्यमान रहते हैं पदार्थ के, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में गुण भी बदल जाते हैं और बिल्कुल ही एक नया प्रकार का पदार्थ बन जाता है जो पहले नहीं पाया जाता है। और जिस कारण से परिवर्तन हुआ है या जिस कारण से नया पदार्थ बना हुआ है, वो कारण हटा लेने पर भी पहले जैसा पदार्थ फिर से वापस
नहीं बन पाता है। ठीक, जैसे कोयले को हम जला दें तो क्या होगा, राख बन जाएगी। क्या राख से वापस कोयला बनाया जा सकता है? नो सर। क्या राख से कोयला वापस बन सकता है? नहीं बन सकता है। दूध से दही बन जाएगा तो क्या दही से वापस दूध हम बना सकते हैं? नो सर। नहीं बना सकते हैं। दही के गुणधर्म जो होते हैं वो अलग होते हैं, दूध के गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। अलग होता तो इस प्रकार से जो परिवर्तन ऐसे होते हैं, जिन परिवर्तनों में परिवर्तन के पश्चात नए नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तनों में इस नए पदार्थ के जो गुण होते हैं वो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं, बदल जाते हैं। नए नए प्रकार के गुण बन जाते होते हैं उनमें, तो उसको कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के गुण स्थायी रूप से बदल जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल जाते हैं, तथा नया पदार्थ बनता है जिसका संगठन, भार, संगठन माने बनावट, भार तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और कारण हटा लेने पर भी पदार्थ अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं आता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाती है, भाल उसको पानी में या नमी में उसको खुला छोड़ देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाती है। इस जंग से क्या वापस लोहा बना सकते हैं हम आसानी से? नहीं बना सकते हैं, जब तक किसी रासायनिक क्रियाएं कराएं तभी बना सकते हैं। मोम का जलना, देखो दो बातें हैं, एक होता है मोम का पिघलना और एक होता है मोम का जलना। अगर हम एक कटोरी में मोम को रख करके पिघलाएंगे तो क्या होगा, वो मोम पिघल जाएगा, यानी उसकी अवस्था बदल जाएगी। उसको ठंडा कर देंगे फिर से वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई मोमबत्ती जला रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, मोम जल रहा है। बड़ी से बड़ी चाहे जितनी लंबी मोमबत्ती जलाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे मोमबत्ती जलती जाती है और छोटी होती चली जाती है, और एक दिन एक समय ऐसा आता है कि मोमबत्ती खत्म हो जाती है। अब जब ये मोमबत्ती खत्म हो गई जल करके, तो क्या हम वापस मोमबत्ती ला सकते हैं वो वापस? बताओ। नहीं अगर सर। किसी मोमबत्ती को हमने जलाया तो उस मोमबत्ती को हम वापस ला सकते हैं? यस सर। है, वो मोमबत्ती वापस आ सकती है जो जल के खत्म हो गई, वही मोमबत्ती वापस? यस सर, वो तो पिघल के नीचे की उठा के फिर से वो तो सब जल के खत्म हो गई ना, वो वापस तो नहीं लाई जा सकती ना। अब हम नई मोमबत्ती जलाएंगे कोई दूसरी रोशनी करने के लिए, वही मोमबत्ती दोबारा तो नहीं आ सकती अब। तो मोम का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, और मोम का पिघलना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, ये सब कैसे परिवर्तन है? ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी कोई भी ऐसा परिवर्तन हमें दिखाई दे जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा हो और जिस कारण से वो पदार्थ बन रहा हो वो कारण हटाने पर भी पहले जैसा ना आ रहा हो, तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों समझ में आ गए? सर जी रासायनिक वाला नहीं है। कौन बोल रहा है? राम? यस सर। राम गुप्ता, क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं समझ में आया? सर अभी आए हैं, देखो समझा दीजिए। अच्छा अच्छा, ऐसा है, हम ये पूरा लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो अभी रिकॉर्डिंग में अपने आप इसमें सेव हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग भी तुम देख सकते हो उसकी, ठीक है? बाद में उसको या तो उसको हम अलग से भेज देंगे तुमको, उसको फिर से सुन लेना अपना, अगर नहीं समझ में आता है। फिलहाल जितना सुनाई दे रहा है उतना सुनो, ठीक है? फिर अब इसके बाद आता है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हो गया। अब इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, यानी जो स्थायी रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें पदार्थों के बीच में कुछ ना कुछ क्रियाएं हो जाती हैं। उनमें पदार्थों की किसी न किसी प्रकार की आपस में क्रिया हो जाती है जिसके कारण से नए नए पदार्थ बनते हैं। तो वो जो क्रिया होती है जिसके कारण से नए पदार्थ बनते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक परिवर्तनों का जो कारण है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब पदार्थों के बीच में रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है और नए नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या कही जाती है कि ऐसी क्रिया जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए नए प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मोम पिघल करके द्रव रूप में आ गया, ठोस अवस्था से पिघल के द्रव हो गया, तो इसमें पदार्थ तो नहीं बदला ना, पदार्थ तो वही रहा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। लेकिन दूध दही में बदल गया तो यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसके कारण से उसका रंग रूप और गुण उसके बदल गया, यानी एक नया पदार्थ बन गया।
तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें नए नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं और जिनके गुण जो होते हैं वो अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन और पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। यानी हाइड्रोजन के गुण कुछ और होते हैं, ऑक्सीजन के गुण कुछ और होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो पानी बन जाता है। पानी के गुण जो होते हैं न तो हाइड्रोजन से मिलते हैं ना ही ऑक्सीजन से मिलते जुलते हैं, यानी बिल्कुल नए प्रकार के गुण आ जाते हैं। पदार्थ भी नया हो जाता है और उसके गुण भी नए हो जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन होने का कारण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कोयले को जलाएं तो जलाने से क्या होता है कि कोई चीज जलती तब है जब उसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है। जलने का मतलब उसकी क्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। तो जब कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। तो जब कोयला यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक नया पदार्थ बन गया यहाँ पर, जो पहले नहीं पाया जा रहा था। पहले तो कार्बन था और ऑक्सीजन थी, अलग अलग दो पदार्थ थे। लेकिन जब कार्बन को जलाया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन और ऑक्सीजन ने परस्पर क्रिया की और एक नया पदार्थ बन गया। इस पदार्थ का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो नया पदार्थ बना है, इसके गुण न तो कार्बन जैसे होंगे और ना ही ऑक्सीजन जैसे होंगे, इसके गुण बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें पदार्थों के गुण अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं और नए नए पदार्थ बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या भाग होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई या रासायनिक क्रिया हुई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक, तो यहाँ पर किन पदार्थों के बीच में क्रिया हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, तो इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, इन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। यानी जिन पदार्थों के बीच में क्रिया होती है उनको हम कहते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। अच्छा सुनो, देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो क्रिया होती है, तो यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है उन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। ठीक, ये बात समझ में आई? आप समझ में आई ये बात? जिन पदार्थों के बीच में क्रिया होती है, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना रहे हैं, तो क्रिया किसके बीच में हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो क्रिया किसके बीच में हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरी क्रिया में कार्बन तथा ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक हैं। जिन पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होती है उन पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। ठीक है, आया समझ में कुछ? जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्रिया होती है तो अमोनिया गैस बनती है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, अभिकारक हैं। ठीक, तो जिन पदार्थों के बीच में क्रिया होती है उन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। तो परिभाषा में क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हुई तो क्या बना, पानी। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हुई तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्रिया होती है तो क्या बनता है, अमोनिया। तो जो बाद वाले पदार्थ बन रहे हैं इन पदार्थों को हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। यानी ये पदार्थ क्या है, बन रहे हैं। तो बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद, प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक तरफ अभिकारक होंगे और दूसरी तरफ होंगे उत्पाद। ठीक, आई बात समझ में?
अभिकारक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनके बीच में रासायनिक क्रिया होती है यह होती उनको हम अभिकारक कहते हैं, यानी रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हुई तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो उत्पाद है। ठीक है, आया तो समझ में? अच्छा, अब इसके बाद आता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया अगर तुम्हें लिखनी हो तो तुम कैसे लिखोगे? जैसे हमने कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हो रही है तो हम कैसे लिखते हैं इसको? बहुत शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि सबको समझ में आ जाए? तो हम लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फिर एक छोटा सा एरो का तीर बनाते हैं और यस सर। देखो अभी हम दिखाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखो जैसे हमने लिखा कार्बन, दिख रहा है? यस सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो उंगली से लिख रहे हैं तो यहाँ मेरा लिखेगा। उसके बाद एक एरो का तीर बनाते हैं ऐसे करके, ठीक? तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 नहीं लिखना है, हम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या हुए? ये हुए अभिकारक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है ये क्या हुआ? ये हुआ उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब इस पूरी बात को हमने ऐसे लाइन से लिखा, एक लाइन में लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं तो हमने नीचे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वरना एरो के आगे यहीं पर लिखेंगे। ठीक, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरी लाइन जो होगी ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रासायनिक समीकरण। यानी इसको देख के ही कोई समझ जाएगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हो रही है। और एरो जो बना हुआ है इससे पता चलता है कि क्रिया के पश्चात क्या बनेगा। ये उधर लिखा हुआ है तो उधर क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो लिखा गया है इस लिखने की विधि को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, तो रासायनिक समीकरण क्या है? जब किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इन सबके सूत्र लिख दें, इन सबके हम सूत्र लिख दें तो क्या होगा? अब यहाँ पर बात आती, कार्बन का सूत्र क्या होता है? Sp। ठीक, कार्बन का सूत्र होता है Sp और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? CO2। CO2। एक तरीका ये भी है लिखने का। यस सर। इसको देखने से भी हमको पता चलता है कि ये क्या है। ये भी कार्बन और, क्योंकि अगर हमको कार्बन और ऑक्सीजन सबके सूत्र मालूम है तो हम उसको देख के समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है। ये एक रासायनिक समीकरण है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्रिया हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। ठीक, तो ये भी एक समीकरण हुई, ये भी एक समीकरण हुई। ठीक, तो अब हमने तुमको समीकरण लिखना दो तरीके से बताया। एक पहले लिखा था, इसमें हमने कार्बन लिखा था और ऑक्सीजन लिखा था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था शब्दों में। और अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दो सभी के संकेत लिख रहे हैं। तो पहले जो हमने लिखी थी वो क्या थी? शब्द समीकरण। जो पहले जो हमने लिखी थी उसको हम क्या कहते हैं? शब्द समीकरण, क्योंकि उसमें हम किसी संकेत का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। ठीक, और जब हम समीकरण लिखने में किसी संकेतों का प्रयोग करते हैं तो हम उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है। और जो पहले हमने लिखी थी वो क्या थी? वो शब्द समीकरण थी। ठीक, इसी प्रकार से हम कुछ और भी लिख सकते हैं कि कुछ और समीकरण भी लिखी जा सकती है। जैसे अभी मैं तुमको बताई वो क्या है? जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O। ठीक, N2, यहाँ पर 2H2 करना पड़ेगा, बाद में बताएंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। N2 प्लस 3H2 ये बन जाता है 2NH3। यानी जब नाइट्रोजन और
हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो ये अमोनिया, ये सूत्र किसका होता है? NH3 अमोनिया का। तो ये क्या बन गया? अमोनिया बन गई। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब परस्पर क्रिया करते हैं, आ रही, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करते हैं तो अमोनिया बनती है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक समीकरण। ये भी एक रासायनिक समीकरण है, ये भी एक रासायनिक समीकरण है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो शब्द समीकरण के रूप में और दूसरा रासायनिक समीकरण के रूप में। जब हम अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखते हैं, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं शब्द समीकरण। हम सामान्य रूप से शब्द समीकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं, अभी बाद में बताएंगे। हम सामान्य रूप से किसी समीकरण को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थों को हम उनके संकेतों के माध्यम से, जो उनके सूत्र हैं, जो उनके प्रतीक हैं, तो उनके माध्यम से, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, पानी का सूत्र जो होता है H2O होता है। तो ये क्या है? संकेतों और प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा हम इसी समीकरण को हम दिखा रहे हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है? यस सर। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण जो होता है वो पूरा होता है। तो समझ में आया आपकी बात में कुछ? सर आज नमस्ते। का पाठ फिलहाल आज का पाठ यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक, और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने जो है वो कर ली है, तो ये अपने आप सेव हो जाएगी तुम्हारे एप्लीकेशन में ही। वहां से तुम इसको देख सकते हो, नहीं तो डाउनलोड अगर ना मिलती है तुम्हें वहां, तो हम डाउनलोड करके तुम्हें भेज देंगे। 24 घंटे रहेगी, 24 घंटे बाद फिर खत्म हो जाएगी वहां से तुम्हारे एप्लीकेशन से। ठीक है? यस सर। यस सर, नमस्ते। हाँ, हम देख रहे हैं। नमस्ते। बड़ी